गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्लास 12 के जो पार्ट सेकंड है उसकी जो इकाई फर्स्ट है उसके अध्याय तीसरे की हम जो तीसरे नंबर का अध्याय है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। सर्वप्रथम बात यह आती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। सर्वप्रथम हमारे सामने यही बात आती है कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य, संघीय व्यवस्था से तात्पर्य वह सत्ता, इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता की शक्तियों के वितरण, सत्ता की शक्तियों के वितरण एवं स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली, अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली ही संघवाद है। शासन प्रणाली ही संघवाद है। देखिए, संघीय व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? सत्ता की शक्तियों के वितरण, सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तर। अब वो एक स्तर पे संचालित है या दो स्तर पे संचालित है, इसके आधार पे तो होती है शक्तियों का वितरण, शक्तियों का बंटवारा। इनके आधार पर, मतलब शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर अपनाए जाने वाली जो शासन प्रणाली है उस शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघवाद। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन का संचालन, इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन का, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन का जो संचालन है, संचालन केंद्र है। एक तो केंद्र होता है, केंद्र तथा एक में केंद्र आ जाए, केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के, केंद्र होगा तथा उसकी विभिन्न इकाइयों
के माध्यम से होता है। जैसे हमारे यहाँ पर संविधान एक है, परंतु संविधान के द्वारा केंद्र संपूर्ण देश के ऊपर शासन का संचालन करेगा, राज्य अपनी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं संविधान के द्वारा चलाएंगे, परंतु संविधान एक ही होगा, केंद्र का भी वही संविधान है और राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है। इस प्रकार से जो संविधान की इसको कह सकते हैं सर्वोच्चता स्थापित है। तो इस प्रकार से केंद्र और उसकी जो विभिन्न इकाइयां हैं उनका शासन का जो संचालन है वो एक ही होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? संघीय व्यवस्था। परंतु आगे देखिए, संघीय शासन का निर्माण साधारण तौर पे हमारे सामने दो प्रकार से होता है। संघीय शासन का निर्माण कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। दो कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे संघीय शासन का निर्माण होता है तो इसमें पहला जो प्रकार है वो है अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। दूसरा जो है इसके निर्माण का जो दूसरा आधार है वो है एक बड़ी राजनीतिक इकाइयों को एक बड़ी राजनीतिक इकाई को एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्य कुशलता की दृष्टि से शासन की कार्य कुशलता की शासन की कार्य कुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। तो हमारे सामने संघीय शासन का निर्माण दो प्रकार से होता है। दो प्रकारों के अंदर एक तो अनेक संप्रभु इकाइयों का, जो संप्रभु इकाई वो होती है जो संप्रभु उसको कहते हैं जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी के अधीन नहीं होता है, और जो सर्वोच्च शक्ति होती है जो किसी के अधीन नहीं हो उसको कहते हैं संप्रभु। जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र हो उसको कहते हैं संप्रभु। तो अनेक संप्रभु इकाइयों का, जो संप्रभु अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में जो संप्रभु कई इकाइयां हैं, कई राज्य हैं, उनको आपस में मिलकर के एक हो जाना, उस शासन व्यवस्था को वो है इसका संघीय शासन व्यवस्था। इसका प्रमुख उदाहरण हमारे सामने आता है अमेरिका। अमेरिका के अंदर जैसे प्रत्येक अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य हैं उनका अपना अलग अलग संविधान है, परंतु जो भारत के लिए जो बात लागू होती है वो होती है एक बड़ी राजनीतिक इकाई। भारत एक बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई है कि शासन की कार्य कुशलता, शासन का अच्छी प्रकार से संचालन हो, शासन की कार्य कुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। जैसे भारत के अंदर वर्तमान में अलग अलग राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें बांट देना, परंतु इन सबका शासन संचालन केवल एक ही से होगा, वो है हमारा संविधान।
तो इस प्रकार से इसका जो उपयुक्त उदाहरण है वो है भारत। जो शासन की शक्तियों की दूरी दो होती है, जैसे संविधान है, इसी से संपूर्ण केंद्र सरकार का संचालन प्लस राज्य सरकारों का भी संचालन, परंतु किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तो यहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगी कि केंद्र सरकारों का संचालन भी संविधान के द्वारा और राज्य सरकारों का भी संविधान के द्वारा, परंतु यह संचालन दो प्रकार से हो गया, एक केंद्र हो गई, एक राज्य सरकारें हो गई। यह संविधान से किस आधार पे? शक्तियों का विभाजन। इसके अंतर्गत हमारे संविधान के अंदर सूचियों की व्यवस्था की गई है, जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती संघ सूची है। इस प्रकार से तीन सूचियों के माध्यम से जो विषयों का बंटवारा कर दिया गया कि केंद्र इन विषयों में कार्य करेगा, राज्य सरकारें इन विषयों के अंतर्गत अपने विषयों को संपादित करेंगे। इस प्रकार से हमारे संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो संघीय शासन व्यवस्था है किसका उदाहरण है? एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्य कुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो भारत है। इसी के साथ में अनेक संप्रभु अनेक राज्य जिनके अपने अलग अलग संविधान है, उनके अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, इस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। इस प्रकार से दोनों के अंदर, अमेरिका और भारत दोनों के अंदर संघीय व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से वर्तमान में कौन कौन से देशों के अंदर संघीय व्यवस्था विद्यमान है? तो विद्यमान जो व्यवस्था वाले जो देश है वो है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, रूस है, कनाडा है। अब बात आती है संघीय व्यवस्था वाले देश, कौन कौन से देशों के अंदर संघीय व्यवस्था पाई जाती है? तो संघीय व्यवस्था वाले देश, जिन देशों के अंदर संघीय व्यवस्था पाई जाती है वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत। इन देशों के अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसी प्रकार भारत के संविधान के अंतर्गत भी संघीय शासन की स्थापना की गई है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को? संघीय व्यवस्था को। कहां पर? भारत के अंदर भी इसी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत के अंदर देखिए, संघवाद के स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में संघवाद, जो संघवाद है, संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ, संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ, राज्यों का
राज्यों का संघ, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा यह उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या हमारे संघवाद शब्द को प्रयोग में नहीं ला करके राज्यों का संघ, किनका? राज्यों का संघ, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, इस शब्द का प्रयोग किया गया हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। और संपूर्ण जो भारत देश है, इसके अंदर जो केंद्र है और जो राज्य जो सरकारें हैं, उन सभी सरकारों का संचालन संघीय व्यवस्था के माध्यम से किया गया है। और चाहे ये हमारे यहाँ पर है तो वर्तमान में जो 28 राज्य और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी के अंतर्गत संघीय व्यवस्था विद्यमान है। भारतीय संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब बात आती है, ये तो थी हमारी संघीय व्यवस्था, अब आती है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। यह भारतीय संघीय व्यवस्था के कौन कौन से तत्व मौजूद हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर? तो इसके जो तत्व है वो निम्न प्रकार से हैं। भारतीय जो संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व है। कौन कौन से भारत के अंदर, जो भारतीय संविधान के अंदर जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहला बिंदु आता है हमारे सामने जो शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। जो शासन की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का स्पष्ट तौर से विभाजन किया गया है। शासन की शक्तियों का विभाजन, तो शासन शक्तियों पहली विशेषता है भारत की संघीय व्यवस्था की, शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। जो शासन की जो शक्तियां हैं, उनका बंटवारा किया गया है। दूसरी जो यहाँ पर है भारत की संघीय व्यवस्था की जो दूसरी जो विशेषता हमारे सामने आती है, वो है यहाँ पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरी जो हमारी विशेषता आती है जो संघीय व्यवस्था की, भारत की संघीय व्यवस्था की, वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। चौथी जो विशेषता हमारे सामने निकल के आती है, वो है एकल नागरिकता। हमारे यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर एकल नागरिकता को अपनाया गया है। पांचवी जो विशेषता जो हमारे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है, वो है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा
तो केंद्र की जो व्यवस्थापिका, केंद्र की जो संसद है, केंद्रों का जो संसद जो है, सदन है, उसके अंदर राज्यों का प्रतिनिधि सदन किसको माना गया है? राज्यसभा को। और जो सातवीं जो हमारे यहाँ पर विशेषता है संघीय, वो है एकात्मक प्रभुत्व। छठवीं, एकात्मक प्रभुत्व। और सातवीं जो हमारी विशेषता है वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। अब हम भारत की जो संघीय व्यवस्था की जो प्रमुख तत्व है, इन तत्वों के अंदर जो पहली बात आती है हमारे सामने की शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी में? जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तथा 7वीं अनुसूची में तथा अनुच्छेद 246 के अंदर, 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, कितनी? 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। 3 सूचियों के द्वारा किया गया। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इनके अंदर तीनों सूचियों के अंदर अलग अलग विषय दिए गए। संघ सूची के अंदर उन विषयों के ऊपर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो केंद्र के अधीन सौंपी गई है। राज्य सूची के विषयों के ऊपर जो निर्णय है वो राज्यों को दिया गया है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो निर्णय है उन विषयों, समवर्ती सूची के विषयों पर वो राज्य और केंद्र दोनों को दिया गया है। इस प्रकार से 3 सूचियों की व्यवस्था हमारी 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची में, हमारे संविधान में टोटल वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12, जिसमें से 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों का विभाजन स्वीकार किया गया है। ये 7वीं अनुसूची जो शक्तियों का जो विभाजन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किया है। साथ ही साथ में अनुच्छेद 246 भी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची के जो विषय उनके ऊपर जो संघ सूची के जो विषय उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार वो है संघ सरकारों को या केंद्रीय सरकारों को। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और संघ दोनों को अधिकार सौंपा गया है निर्णय लेने का। इस प्रकार से भारत के शासन के अंदर शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया है। वर्तमान में जो संघ सूची है इसके अंदर 97 विषय है, जबकि राज्य सूची के अंदर 61 विषय है। और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं। इन विषयों के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार है समवर्ती में। पुनः मैं दोबारा बता रहा हूं, समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। राज्य सूची में जो निर्णय लेने का अधिकार है वो है राज्य सरकारों को, संघ सूची के विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है केंद्र सरकारों को। इस प्रकार से जो संविधान के द्वारा 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है, इन 3 सूचियों के माध्यम से जो केंद्र है और जो राज्य है वो अपने अपनी जो शासन व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। अब बात आती है दूसरा, नेक्स्ट, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कई बार क्या होता है
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कई विवाद खड़े हो जाते हैं, कई मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के दोनों सरकारों के बीच में विवाद हो जाते हैं। उन विवादों के निराकरण के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी विशेषता है? संघीय व्यवस्था की। ऐसी स्थिति के अंदर इन विवादों को, जो केंद्र में और राज्यों के मध्य दोनों के मध्य जो विवाद हो रहे, उन विवादों का निराकरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निष्पक्ष और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब आती है अगला, संविधान की सर्वोच्चता। जो संविधान की सर्वोच्चता के अंतर्गत हमारे भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। केंद्र हो और चाहे राज्य, दोनों ही अपनी जो संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं, भारत के संविधान से प्राप्त करते हैं, चाहे केंद्र है और चाहे राज्य है। अमेरिकी संघवाद, जबकि अमेरिका के अंदर क्या है कि वहां पर अलग अलग जो इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, उनका अपना अलग अलग संविधान है। भारत के अंदर जो विभिन्न जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों का अपना अलग कोई संविधान नहीं है। भारत और भारत की इकाइयों के लिए केवल एक ही संविधान है। उसी संविधान से अपनी जो शक्तियां हैं वो ग्रहण करते हैं। अपवाद स्वरूप हम जम्मू कश्मीर के संविधान को ले सकते हैं, जिसका अपना कोई अलग संविधान है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है कि चाहे केंद्र सरकारें चाहे राज्य सरकारें, दोनों अपनी सरकारों का संचालन कहाँ से प्राप्त करेंगे? संचालन करने की शक्ति उनको कहाँ से प्राप्त होती है? संविधान से होती है। इस कारण से हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। फिर आता है हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करती है, जबकि संघात्मक व्यवस्था के अंदर राज्यों की भी नागरिकता होती है, उस देश की या उस संघ की भी नागरिकता होती है। परंतु यह संघीय व्यवस्था अपनाने के परिणाम स्वरूप भी हमारे यहाँ पर एक ही नागरिकता को अपनाया गया है, एकल नागरिकता। जबकि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इसकी विशेषता में यह आता है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका का हम उदाहरण लेते हैं, अमेरिका के अंदर संघीय व्यवस्था, मजबूत संघीय व्यवस्था हमारे को देखने के लिए मिलती है। और तो वहाँ के राज्यों की अपनी अलग नागरिकता है, और जबकि वहाँ के देश की अलग नागरिकता है। परंतु यहाँ पर हमारे भारत के अंदर अलग नागरिकता न हो करके, और यहाँ पर राज्यों को अलग नागरिकता का कोई अधिकार न दिया जा करके, भारत के अंदर एक ही नागरिकता है, और वो नागरिकता है हम भारतीय हैं। भारत की नागरिकता क्या है? भारतीय। इस प्रकार से यहाँ पे एक ही नागरिकता को स्वीकार किया गया है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश क्या है? बहुलता और विभिन्नता, अनेक विभिन्नताओं को धारण किए हुए इन सभी विभिन्नताओं को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता को स्वीकार किया है। अब आता है हमारा अगला 5वां बिंदु है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा है। केंद्रीय व्यवस्थापिका से हमारा तात्पर्य निकल करके आता है, केंद्र के अंदर जो व्यवस्थापिका है, जिसको हम दूसरे शब्दों के अंदर संसद कहते हैं, वहां पर जो प्रतिनिधि सदन है किसका? राज्यों का जो प्रतिनिधि सदन माना गया है वो राज्यसभा को माना गया है। किसको माना गया है? राज्यसभा को। तो जबकि राज्यसभा के अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यों का, तो वह अमेरिका में और भारत के अंदर इसमें अंतर है। अमेरिका के अंदर जो वहाँ पर हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, वहाँ पे राज्यसभा का ही रूप वहाँ पर सीनेट नाम से जाना जाता है। उस सदन को, सीनेट के अंदर प्रत्येक राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व 2 सदस्य दिया गया है। जबकि हमारे संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो राज्यों का जो प्रतिनिधि सदन है, जो राज्यसभा है, वो उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व राज्यों को मिलेगा वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। किसके अनुपात में होगा? जनसंख्या के अनुपात में होगा। और अगली जो संघीय व्यवस्था का अगला जो हमारे सामने विशेषता आती है, जैसे राज्यपाल का पद, वो आता है राज्यपाल का पद। तो संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है राज्यपाल का पद, क्योंकि राज्यपाल केंद्र के द्वारा ही नियुक्त होकर के और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे ही काम करता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। वो कहाँ का एजेंट
वो किसका प्रतिनिधि है? केंद्र का प्रतिनिधि है। ऐसी स्थिति के तो अगला हमारा बिंदु है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल का पद। देखिए राज्यपाल भी एक संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। यह संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके अंतर्गत राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इस प्रकार से वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। और केंद्र राज्यपाल का जो पद है ना, वर्तमान केंद्र और राज्यों के मध्य एक बहुत ही बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अगला जो हमारी अंतिम जो बिंदु आता है हमारा एकात्मक प्रभुत्व है, कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक प्रभुत्व है। एकात्मक प्रभुत्व का मतलब होता है कि केंद्र को प्राथमिकता दी गई है। तो इस प्रकार से हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक की ओर इशारा करने वाली व्यवस्था है। एकात्मक प्रभुत्व धारण की व्यवस्था है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए इस एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत क्या है? विविधताओं वाला देश है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग हैं। ऐसी स्थिति में भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर एकात्मक प्रभुत्व है, मीन्स केंद्र को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसी स्थिति में यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया हमारे संविधान के अंतर्गत, जिसको हम यथार्थ में अनेक प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को निर्णायक भूमिका प्राप्त होती है। यहाँ पर जैसे हमने अभी चर्चा की थी, जैसे समवर्ती सूची है, इसमें भी कोई यदि राज्य केंद्र और राज्यों के मध्य यदि किसी बात को लेकर के विवाद होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र का निर्णय स्वीकार किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक अवशिष्ट विषय हो रहा है। अवशिष्ट विषय में आने वाले जितने भी जो बिंदु हैं, जो विषय हैं, उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को न होकर के केंद्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से जो केंद्र को जो निर्णायक भूमिका है ना, वो कई क्षेत्रों में प्राप्त है। जैसे संविधान संशोधन के अंदर भी जो केंद्र को महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है, ये भी एकात्मक की ओर इशारा करता है। इसी के साथ में राज्यों के निर्माण के अंदर भी जो केंद्र को महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके सीमांकन से संबंधित कोई मुद्दा है उसके अंदर भी केंद्र को महत्वपूर्ण भूमिका है। आपातकालीन स्थितियों के अंदर भी राज्यों को कमजोर किया गया है और केंद्र को मजबूत बनाया गया है। इसी के साथ में आर्थिक अधिकारों आदि के मामले में भी केंद्र को मजबूत बनाया गया। इस प्रकार से एकात्मक प्रभुत्व धारण किए हुए भारतीय संघीय व्यवस्था है। हमारे संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, परंतु संघीय व्यवस्था ऐसी है जिसके अंदर हमारे संविधान के अंदर केंद्र को मजबूत बनाया गया है। इस प्रकार से हमने ये चर्चा की कि भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। कल हम चर्चा करेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर संघीय व्यवस्था को धारण करते हुए भी हमारे सामने जो एकात्मक लक्षण निकल करके आते हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, उनकी ओर चर्चा करेंगे हम कल। धन्यवाद।